हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने कभी सोचा है कि लोहे की नई साइकिल में कुछ महीने बाद जंग क्यों लग जाता है, या तुम्हारे फेवरेट चिप्स का पैकेट हमेशा हवा से फूला हुआ क्यों रहता है। ऐसे ही चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। आज हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। वेलकम टू चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज की वीडियो का हमारा मास्टर प्लान क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये कैसे पहचाने, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे संतुलित समीकरण क्या है, तराजू वाला खेल देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, और साथ ही साथ हम लोग आखिर में दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रभाव, और अंत में कुछ ऐसे सवालों के बारे में भी देखेंगे जो PYQs यानी पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप 5-6 मार्क्स ज़रूर पक्का कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला क्या है, अवस्था में परिवर्तन, यानी वस्तु की अवस्था में जब भी परिवर्तन आए तो चांसेस आर हाई कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ जमना। हालांकि ये फिजिकल चेंज है। इसमें अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो मान के चलो एक कागज है, इसका आकार अवस्था ऐसा है पेपर के रूप में। अब इसको अगर जला दिया जाए तो ये क्या होगा, इसका राख बन जाएगा। तो इसके अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से जब भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगेन क्या है, रंग में परिवर्तन, यानी वस्तु के रंग में परिवर्तन होती है तो यहाँ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हुई है। ठीक इसी तरीके से गैस का निकास, यानी गैस का जब उत्सर्जन होता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को संयोजित किया जाता है या फिर वियोजित किया जाता है, तो उस प्रक्रम में अगर गैस का उत्सर्जन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगेन क्या है कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी अगर देखा जाए तो याद रखने का तरीका क्या है, CCGT, यानी चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, गैस एंड टेम्परेचर। यानी अगर अवस्था में, रंग में, गैस उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन, किसी भी तरीके से इनमें से कोई परिवर्तन दिखे तो हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम में सिर्फ प्रोडक्ट मत लिखना, प्रेक्षण पूछे जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। तो ध्यान रखो बच्चों कि जब भी एग्जाम में तुम्हें आगे हम लोग जो देखेंगे समीकरण होते हैं उसको लिखना है, तो उस प्रेक्षण में जो भी चीज़ें घटित होती है उसको मेंशन करना जरूरी है, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आओ अब रासायनिक समीकरण और संतुलन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी रासायनिक समीकरण को देखोगे तो तुम्हें दो तरीके के पदार्थ मिलेंगे, एक होता है अभिकारक और यहाँ एक होता है उत्पादक। अभिकारक का स्पेलिंग ऐसे होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी इसको अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो ऐसे पदार्थ जो समीकरण में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। यानी मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो चीज़ें क्या है कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिन भी पदार्थों का हम लोग इस्तेमाल करके रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं वो कहा जाता है अभिकारक। और जब हम लोग रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया से गुजारते हैं तो उसके पश्चात जो पदार्थ हमें मिलता है, जो पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ को कहा जाता है उत्पाद। यानी इसको अगर दैनिक जीवन से रिलेट किया जाए तो समझ लो, मान के चलो अगर हम लोग को चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए हम लोग को चाहिए चाय पत्ती, ठीक है, फिर चीनी, पानी, ठीक, दूध,
तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या हैं, अभिकारक। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर क्या बनाया जाता है, चाय। तो ये जो चाय हमारा हुआ, ये हुआ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अभिकारक और उत्पाद का डिफिनेशन याद रखेंगे। समीकरण को संतुलन हम लोग क्लास 10 के लेवल पर हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। बारंबार कोशिश करते हुए हम लोग समीकरण को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। अब संतुलन का मतलब क्या हुआ, संतुलन का यहाँ पे ये चीजें याद रखो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना डाला उतना ही निकलेगा, कोई भी परमाणु गायब नहीं होगा या अलग से कोई भी परमाणु नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, इसको आओ दैनिक जीवन से रिलेट करके समझते हैं। इसका मतलब क्या, मान के चलो तुम्हारे पास 2 डब्बा है पेंट का, एक डब्बा है पेंट 1 लीटर का जो रेड कलर का है, दूसरा डब्बा है हाफ लीटर का यानी 500 ml का जो कि मान के चलो ब्लू कलर का है। अब ये दोनों डब्बे के रंग को अगर हम लोग एक बड़े से डब्बे में डाल दें, दोनों को अगर हम लोग रेड और ब्लू इन दोनों को इसमें डाल देंगे, तो अब इसमें तुम बताओ कि यहाँ पे टोटल कितना होगा, 1 लीटर यहाँ और 500 ml यानी 1.5 लीटर, यानी यहाँ 1000 मिलीलीटर, यहाँ 500 मिलीलीटर यानी 1500 मिलीलीटर। क्या यहाँ पे पेंट की मात्रा जो रहेगी क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, नहीं। क्या यहाँ पे रेड कलर के अणु और यहाँ पे ब्लू कलर के अणु होंगे या किसी और कलर के अणु आ जाएंगे, नहीं। यानी यहाँ पे जो अभिकारक, मान के चलो ये अभिकारक है, तो अभिकारक में जो भी जो तत्व थे जब उनको मिला दिया गया तो जो उत्पाद बना हमारा उनमें भी क्या हुआ, वही तत्व है, अलग तत्वों का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब अलग तत्व यानी कुछ अलग कलर का पेंट यहाँ पे नहीं आ गया। ठीक है, मिलकर उनका कलर चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उनके अणु क्या है, रेड कलर के ही अणु हैं और ब्लू कलर के ही अणु हैं। और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी थी, द्रव्यमान कह लो, मास कह लो इसको, क्योंकि जो मास थी, क्या इन दोनों का जो मास को मिलाएंगे तो ये इतना ही आएगा ना, 1 लीटर और हाफ लीटर, 1.5 लीटर इधर भी हुआ और इधर भी क्या हुआ, 1.5 लीटर ही। तो इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका द्रव्यमान और जो अलग से जो उत्पाद बनता है उनका द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। लेफ्ट साइड में यानी अभिकारक में जितने द्रव्यमान होते हैं उतने ही द्रव्यमान अभिकारक में भी, उत्पाद में भी तुमको दिखेगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक चीज याद रखना बच्चों कि फॉर्मूला के बॉक्स के अंदर कुछ मत बदलना, और भौतिक अवस्था जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वास ये लिखना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, यहाँ बॉक्स के अंदर जो रहेगा उसके नंबर में कभी चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो 2 होगा वो उत्पाद में भी 2 ही रहेगा। इनके अंदर जो भी नंबर रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा उसमें किसी भी तरीके से बदलाव नहीं करना है। अगर हमको बैलेंस करने का ज़रूरत पड़े तो बैलेंस करते टाइम हम लोग उसके कोफिशिएंट में यानी इन एलिमेंट के आगे जो भी नंबर हम लोग को लिखना होगा लिखेंगे। इन एलिमेंट में जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहे उनके बॉक्स के अंदर यानी उनके सफिक्स में उसको नहीं बदलना है। अब अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। संयोजन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है संयुक्त होना, जुड़ना। अगर ए मान के चलो कोई एक पदार्थ ए है और कोई दूसरा पदार्थ बी है, दोनों अगर मिल जाए तो क्या बनेगा, ए बी, यानी दोनों क्या हुआ, संयोजित हो गया, जुड़ गया। 2 दोस्त मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी तरीके के रूप में तुम इसको याद रख सकते हो। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब संयोजित हो जाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया क्या है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी जब निष्कासन होता है, जब ऊष्मा भी निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया को फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का
जब पानी के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ ऊष्मा का भी निष्कासन हुआ। यानी जब भी अभिकारक संयोजित होती है, संयोजित होकर जब उत्पाद बनाती है और उस परिस्थिति में जब ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा रिलीज होता है, तो उस तरीके के समीकरण को फिर हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्दियों में आग तापने पर गर्मी बाहर निकलती है, वैसे ही ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैक का फेवरेट सवाल क्या होता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग याद रखेंगे श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी इस अभिक्रिया में हम लोग देख पाएंगे कि ऊष्मा रिलीज होता है। जैसे ग्लूकोज के टूटने का समीकरण जरूर याद रखना है, यानी जब हम लोग श्वसन पूर्व प्रक्रिया को देखेंगे तो ये समीकरण निकल के आएगा। ठीक है, C6H12O6 प्लस CO2, ये क्या हो जाएगा, C6CO2 प्लस 6H2O और ऊष्मा, यानी हमारा जो श्वसन है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग वियोजन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक साथ एक स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब देखो, मान के चलो एक अभिकारक AB है। अब अगर इसको तोड़ दिया जाए तो ये टूटकर क्या होगा, A और B में टूट जाएगा, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन मतलब वियोग, अलगाव, अलग होना। तो अगर एक अभिकारक टूटकर अलग अलग उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ये ऐसे तो टूटेगा नहीं, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर जरूरी है। या तो इसमें हीट चाहिए, यानी या फिर लाइट चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कोई बाहरी फैक्टर जरूर होगा जिससे कि ये अभिकारक जो है वो टूटेगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक अभिकारक टूटकर दो या उससे ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उस प्रक्रिया में क्या होता है, हमें किसी ना किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, फैक्टर की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऊष्मा, वैद्युत या प्रकाश। तो फिर उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ इसको, जैसे इसको मान के चलो एक ये कोई पत्थर है, अब इस पे अगर हथौड़ा मारा जाए, यानी इस हथौड़े की मदद से जो भी फोर्स लगाया जाता है वो क्या करता है, ये ईंट एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, शोषित कर लेता है अपने अंदर, और फिर क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स लगने पे ये ईंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है दो टुकड़े में। यानी यहाँ पे जो हम लोग अलग से फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या हुआ, इसके द्वारा शोषित कर लिया गया और बहुत ज़्यादा अधिक होने पे ये क्या होगा, टूट गया। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित हो जाती है और जो अभिकारक है वो टूट जाती है। अब ये तीन तरीके का होता है, ऊष्मीय यानी थर्मल यानी ताप, जैसे फेरस सल्फेट जो कि हरा रंग का होता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और भूरा कलर का निर्माण होता है, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी एक तरीके से हम लोग थर्मल यानी गर्मी का भी उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया देख पाते हैं। ठीक इसी तरीके से वैद्युत, जब पानी में बिजली पास किया जाता है तो है H2O है, तो वो H2 और O2 में अलग अलग टूट जाता है। फिर इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग सिल्वर क्लोराइड में देखेंगे। जब सिल्वर क्लोराइड जो कि सफ़ेद रंग का होता है, जब इसे सनलाइट में रखा जाता है तो ये सिल्वर यानी ग्रे कलर में और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हम लोग देख पाते हैं कि तीन तरीके से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कराया जाता है। ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन का बिल्कुल उल्टा होता है, इसे तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा शोषी इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत लकड़ी तोड़ने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं जैकबोर्ड में। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन MCQ में जरूर आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, आओ अब विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा देती है। इसको दैनिक जीवन से ऐसे समझो कि मान के चलो ये कुर्सी है,
जिससे हम लोग SO4 मान लिए। यहाँ पे ऑलरेडी यानी पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे हम लोग कॉपर यानी Cu मान लिए, और बाहर से कोई व्यक्ति Fe लोहा जो इससे ज़्यादा ताकतवर है सामने आता है और उसे उस चेयर में बैठना होता है। तो वो जो चूँकि ये ताकतवर ज़्यादा है इससे, तो वो क्या करेगा, इसको अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हटा देगा और फिर ये क्या होगा, यहाँ बैठ जाएगी। यानी इस कॉपर को वो हटाकर खुद यहाँ बैठ गया, यानी इस कॉपर को वो विस्थापित कर दिया और खुद यहाँ पे जगह ले लिया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग साइंस की भाषा में समझते हैं। जैसे देखो, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब इसमें कील को, जो कि Fe लोहा होता है, इसको डाला जाता है तो ये जो अभिक्रिया करती है, तो अभिक्रिया के तत्पश्चात क्या होता है, जो कील का कलर होता है वो भूरे रंग का हो जाता है। यानी इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। यानी हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो Cu है, कॉपर है, इसको हटा दिया और Fe यानी लोहा क्या हुआ, खुद SO4 के साथ संयुक्त हो गया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के एक तत्व को हटाकर कोई दूसरा अभिकारक उसमें संयुक्त हो जाए, विस्थापित हो जाए। देखो, रिएक्टिव सीरीज याद रखने का ट्रिक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यानी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस और लेड, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं रिएक्टिव सीरीज को। अब बोर्ड अलर्ट देख लो, एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए रंगों का बदलाव, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि ब्लू कलर था जो कि ग्रीन में बदल गया। ये इस तरीके के चीज़ों को मेंशन करना, लिखना काफ़ी ज़रूरी है। और विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखना कि ये जो समीकरण है इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में फ़र्क को समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, विस्थापन में क्या था, विस्थापन में था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ZnCuSO4 जब अभिक्रिया करती है तो Zn क्या करता है, जिंक इस कॉपर को विस्थापित करके खुद SO4 के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अभिकारक है, इसमें एक जो अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक में एक तत्व को हटाकर खुद वहाँ रिप्लेस हो जाता है। अब बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसको ऐसे समझो कि दो अभिकारक हैं, जब दोनों के तत्व आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर दे, यानी दोनों अभिकारकों में जब रिप्लेसमेंट हो तो फिर उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन क्या था, जब दोनों में से एक अभिकारक में रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, विस्थापन हो, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दोनों अभिकारकों में विस्थापन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको ऐसे देखो, जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और इसका अभिक्रिया होता है बेरियम क्लोराइड के साथ। अब ये जो Ba है, ये Ba पहले अभिकारक में Na को यानी सोडियम को रिप्लेस करके खुद बैठ जा रहा है, और अगेन ये जो Na है ये क्या किया, Cl को अपने क्या किया कि Ba को रिप्लेस करके ये क्या हुआ, Cl के साथ खुद बैठ गया। यानी दोनों अभिकारकों में क्या हुआ, विस्थापन हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ उत्पाद में, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम लोग इसको देख पाएंगे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड
जब अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसको दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक कपल ए और बी है और दूसरा कपल सी और डी है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो पहले कपल में जो बी था वो क्या हुआ, बी चला गया सी के साथ और ए चला गया डी के साथ। तो डांस पार्टनर यानी हम लोग टीवी वगैरह में देखते हैं या फिर रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि डांस पार्टनर स्वैप, यानी डांस करते करते क्या हुआ, ए मान के चलो बी के साथ डांस कर रहा है और सी डी के साथ डांस कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बी चला गया सी के साथ डांस करने और ए चला गया डी के साथ डांस करने। तो यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों पार्टनर क्या हुआ, अलग अलग दूसरे पार्टनर के साथ डांस करना शुरू कर दिया। तो इसी को कहते हैं अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना और इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बोर्ड अलर्ट देख लो, जो ठोस पदार्थ पानी में नहीं घुलता और नीचे बैठ जाता है उन्हें अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट कहते हैं। एग्जाम में अवक्षेप को नीचे की तीर से जरूर दर्शाएं। यानी यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, इस विलयन में घुला नहीं और नीचे की तले में बैठ गया और इसे ही कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। अब हम लोग उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। तो पहले तो उपचयन और अपचयन वर्ड को समझ लो। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे उपचयन कहा जाता है, यानी जो तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है उस तत्व को कहा जाता है कि ये उपचयित हो गया है। या दूसरे भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जिस तत्व से हाइड्रोजन हटता है तो उस तत्व को उपचयित होना कहते हैं। इसके विपरीत जिस भी तत्व से ऑक्सीजन हटता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस तत्व को कहा जाता है अपचयित हुआ है। तो यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, जो भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे जिस तत्व से, उस तत्व को कहा जाता है उपचयित हुआ है। दूसरी तरफ क्या है कि जिस भी तत्व से ऑक्सीजन का अलगाव हो या हाइड्रोजन का जुड़ाव हो तो उस तत्व को फिर कहा जाता है ये अपचयित हुआ है। यानी ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयित होना कहते हैं, ऑक्सीजन हटे तो अपचयित होना कहते हैं। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो यानी ऑक्सीजन जुड़े तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो अर्थात ऑक्सीजन हट जाए तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि उपचयन, अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, कॉपर और हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन था लेकिन उत्पाद में क्या हुआ, Cu से ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी ऑक्सीजन जब अलग हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो कॉपर है ये क्या हुआ, अपचयित हुआ, यानी इसी को कहते हैं अपचयन। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तत्व में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ, यानी इस तत्व में उत्पाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस तत्व को कहते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, उपचयित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो, ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलगाव होना, ठीक है। तो अब याद रखने का ट्रिक क्या है, ऑयल रिंग, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्सीजन आया उपचयन होता है, ऑक्सीजन गया तो अपचयन। बोर्ड एग्जाम अलर्ट, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, याद रहे जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है वही उपचयित होता है यानी ऑक्सीडाइज्ड होता है। बस एक वर्ड को याद रख लो ना, उपचयन अपचयन में बस एक वर्ड याद रख लो, या तो अपचयन या फिर उपचयन, दूसरा उसका उल्टा होगा। तो क्यों ना उपचयित को ही याद रख लो। उपचयित क्या है, ऑक्सीजन का प्राप्त होना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना किसी तत्व के साथ, उसी को उपचयन कहा जाता है और उस तत्व को उपचयित होना कहा जाता है। दूसरा क्या होगा उसके विपरीत,
यानी ऑक्सीजन का अलगा होना क्या क्या कहलाएगा, अपचयन। बस तो एक को याद रख लो, इसको तुम चाहे इसी को याद रख लो, अपचयन होना को, ऑक्सीजन जुड़ना यानी अपचयन होना, बस। अब दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। संचारण, जब धातु नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आकर कमजोर हो जाता है तो उसे संचारण कहा जाता है। जैसे लोहे नमी या एसिड के संपर्क में आने पर क्या होता है, लाल भूरा परत चढ़ जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत, ठीक है। तो ये ऐसे तरह चीजें हैं जिसमें क्या हुआ, उपचयन का एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, संचारण और जंग में क्या अंतर है। लोहे में जब संचारण लगती है तो उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है, जंग, ठीक है। सिर्फ जंग हम लोग लोहे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विकृत गंधिता क्या है, तेल या वसा का उपचयन होने से खाने का स्वाद और महक खराब हो जाना। यानी जब कोई पदार्थ हम लोग खाने का पदार्थ को उसको लंबे समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, जो कि स्पेशली अगर वो तेल या वसायुक्त खाना हो, तो उसमें क्या होता है कि वो वायु के संपर्क में आने से क्या हुआ, ये उपचयित हो जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, जिससे उसका स्वाद और महक खराब हो जाता है। बचाव क्या है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है, या फिर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जैसे कि इस पैकेट में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन एक चोर की तरह है जो खाने का स्वाद चुरा लेता है। अब नाइट्रोजन क्या है, चिप्स का बॉडीगार्ड है जो चोर को दूर रखता है। ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल से याद रखना है। बोर्ड अलर्ट, संचारण की परिभाषा केवल ऑक्सीजन मत लिखना, आर्द्रता या फिर अम्ल का जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। जब हम लोग चिप्स वगैरह का पैकेट जब लेने जाते हैं मार्केट से, तो हम लोग को दिखता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा भरी रहती है। वो सिर्फ हवा नहीं है, वो है क्या, नाइट्रोजन गैस, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और चिप्स या कोई भी पदार्थ जो पैकेज्ड में है, पैकेट में बंद पैकेज्ड है, उसे सड़ने से, खराब होने से, उसका रंग खराब होने से, स्वाद खराब होने से बचाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ PYQs देख लेते हैं। पहला सवाल है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। संचारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, ताकि जो धातु है वो नमी या हवा के संपर्क में ना आए, ठीक है। ये बस एक हिंट है, आप इसको बुक से अच्छे से इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा पढ़कर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, अगर आप उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अलग से एक क्वेश्चन सीरीज भी ले आऊँगा, जिनका आंसर्स भी मैं आप लोग को करवाऊँगा। यानी पूरा का पूरा Q&A सेशन रहेगा, उसको आप याद कीजिएगा, तो एग्ज़ाम वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट क्या है, श्वसन। वीडियो के शुरू में ही हम लोग देखें कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। स्लाइड 5 में वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो। तो श्वसन में भी क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब है नेक्स्ट, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवार पर चमक क्यों आ जाती है। क्यों आती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो जो चूना हम लोग मार्केट से लाते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना रहता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। जब इसकी अभिक्रिया पानी के साथ किया जाता है तो क्या होता है, इसको तुम लोग देखे होगे कि जब पानी में उस चूने के पत्थर को डाला जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो पानी गर्म होने लगता है और फिर कुछ देर बाद और वो उस पानी में उबाल आने लगता है। तो यानी कहीं ना कहीं हम लोग इस अभिक्रिया में देख पा रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी अभिक्रिया करती है तो फिर उससे हम लोग को क्या मिलता है, CaO2, यानी हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूंकि हम लोग बताएं ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब ये तो पहला प्रोसेस हुआ। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, दीवार में पोतते हैं, यानी ब्रश से पूरे दीवार में इसको हम लोग रंग देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो
OH2 है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या होता है कि जब वायु में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वायु में मौजूद रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाती है? CaCO3 प्लस क्या बनाती है? H2O। तो ये जो है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण करता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और मैं बता दूं तुमको कि जो संगमरमर यानी जो मार्बल होता है उसका भी सूत्र क्या होता है? CaCO3, यानी वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो देख पा रहे हैं जो चूना हम लोग मार्केट से लाते हैं, पानी मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब छोड़ दिया जाता है इसको तो वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। यही वजह है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्योंकि ये संगमरमर जैसा इसमें गुण आ जाता है। ठीक है, आई होप कि तुम सभी को ये चीज़ समझ में आई। अब हम लोग माइंड मैप के जरिए जितने भी चीज़ों को पढ़े हैं रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण क्या है? पहचान क्या है? अगर रंग में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, गैस का उत्सर्जन हो या ताप उत्सर्जित हो तो हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। संतुलन, हमेशा हम लोग संतुलन करते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करते हुए, यानी अभिकारक में और उत्पाद में द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। ठीक, अब बात आती है प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया, यानी जब दो तत्व अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है? ऊष्मा रिलीज होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक तत्व टूट कर दो अलग अलग उत्पाद में बदल जाता है किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, चाहे ऊष्मा की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर सूरज की रोशनी की वजह से, तो उससे क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित हो जाता है इस अभिक्रिया के दौरान, तो इसलिए वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन, जब ताकतवर कमजोर को हटा देता है, यानी एक अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक के किसी एक तत्व को हटाकर दूसरा अभिकारक उसमें रिप्लेस कर दे तो उसे विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या हुआ कि दोनों अभिकारक क्या करते हैं? एक दूसरे के तत्वों को हटाकर खुद रिप्लेस हो जाते हैं, आयोनों का एक्सचेंज, और वहाँ पे फिर अवक्षेप भी हम लोग को देखने को मिलता है बहुत बार। उपचयन अपचयन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का टूटना या अलग होना अपचयन। फिर हम लोग प्रभाव देखें, संचारण यानी जंग लगना, और विकृत गंधिता यानी खाने का स्वाद में जो परिवर्तन आ जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़े हैं। चलो एक टेस्ट हो जाए। नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? जब कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ संयोजन होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो क्या ये वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? नेक्स्ट है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि विकृत गंधिता ना हो? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के यहाँ पे जो ABC लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिख के ABC जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को दैनिक एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए समझे हैं। अब अगर तुमको इस चैप्टर से फुल मार्क्स लाना है और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही बारीकी से समझना है, 100% जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है उसको समझना है, तो ये वीडियो आप देख चुके हो। अब आपको बस NCERT बुक को एक बार पूरी तरीके से वर्ड टू वर्ड थॉरोली रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और जो भी पॉइंट्स
यहाँ बताया गया उन्हीं पॉइंट्स को फिर बुक में क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हारा समझने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को, हर चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है, दिक्कत क्या है उसमें, ये दिक्कत नहीं कहेंगे, इसमें हम ये तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरीके से इसको प्रेजेंटेशन दिया गया है कि एनसीईआरटी को एक बार जब तुम पढ़ते हो बिना किसी शिक्षक के मदद से, तो सब कुछ समझ आता नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ों को बहुत साधारण शब्दों में, दैनिक जीवन के जो उदाहरण होते हैं उसके साथ चीज़ों को समझाया है। अब जाके तुम एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर साइंस कह लो या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है। 90+ कम से कम अगर लाना ही चाहते हो, 90+, तो एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है। कमेंट सेक्शन में दोनों सवालों का जवाब जरूर देना है। अपने सहपाठियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि मैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूं। और आगे भी एग्ज़ाम तक, तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा 2027 में, लास्ट दिन तक इसी चैनल पर फ्री वीडियोस के थ्रू तुम लोगों को मैं सिखाता रहूँगा, जिससे कि तुम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म कर पाओ।